हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा, जो विश्व की प्रमुख जनजातियां थी उन पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और अब हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियाँ जो ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उन पे चर्चा करेंगे, जो आमतौर पर आपके 366 के सब क्लॉज 25 और 342 में आती हैं ना, अधिसूचित कर ली गई हैं। और आमतौर पे हम अनुसूची में बात कर लें, अनुसूचियों में तो जनजातियों की चर्चा किस में होती है? अनुसूची 4 और अनुसूची 5 और 6 में, है ना। तो 6 में तो हम जानते हैं 4 महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में चर्चाएं होती हैं, जो आमतौर पे 7 सिस्टर में से 4 हैं, यानी AM TM क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना, वहाँ की। फिलहाल शेड्यूल यानी कि हम लोग अनुसूचियों की चर्चा कर लिए थे, जो संविधान पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। अभी के लिए भारत की जनजातियां, है ना। तो जनजातियां क्या होती हैं? आमतौर पे ये सोशल जो चीज़ें होती हैं, वर्तमान में जो समाज का मुख्य धारा है उससे ये लोग अलग रहती हैं। इनका अपना विशेष कल्चर होता है, ठीक है ना। उधर समझ में आ रहा है? उधर यादव जी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब भारत में नर जाति समूहों में जनजातीय संख्या का महत्वपूर्ण स्थान है, और जनजातीय लोग विभिन्न जाति, भाषाई तथा धार्मिक समूहों से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। इनका अपना अलग विशेष कल्चर होता है, रहन सहन, बाकी सारी चीज़ें। उनके सामाजिक तथा आर्थिक लक्षण भी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं ना। ये अधिकतर दुर्गम पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र अर्थात जहाँ पे ज़्यादा जंगल हो, है ना, जंगलों में रहा करते हैं। और उनके व्यवसाय तथा उनके जीवन पद्धति का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, या हम यूं कह लें कि आज भी कहीं न कहीं ये समाज पुरातन अवस्था में ही जीता है। उसका सीधा संबंध इन्वायरमेंट से होता है, या हम कहें तो प्रकृति पर वो निर्भर रहता है ना, प्रकृति पर। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4-5 फैक्ट है इसी स्लाइड में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत के हम संविधान के अंतर्गत बात करेंगे तो भारतीय संविधान के 366-25 में ये बात कही गई है। ये सब क्लॉज 25 के अनुसार जनजाति से वो उन्हें हम कहते हैं जनजातियां, जो आमतौर पर जनजातीय समूहों के अंशों या समूहों से जिनको अनुच्छेद 342 के तहत क्या कर दिया गया है? शेड्यूल किया गया है, अनुसूचित किया गया। तो वो अनुसूचित ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहलाएंगी। ध्यान रहेगा ना, अनुच्छेद 366-25 में ये बात, सब क्लॉज के उसके 25 में ये बात कही गई है कि उनको हम जनजातियां मानेंगे जो 342 में अनुसूचित कर ली गई हैं, ठीक है। और 343 क्या है? भाषा, है ना, राजभाषाओं के बारे में चर्चा होती है, जिसको हम लोग किस भाग में आता है वो राजभाषा? 17, है ना। तो भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 550 से भी अधिक जनजातियां हमारे भारत में अवस्थित है ना। तो इनकी संख्या कितनी? 550 है। संभवतः विश्व में सर्वाधिक जनजातीय लोग भारत में ही बसते हैं। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, जब पहली बार जनगणना हुआ, अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या रही है वो कितना रहा? 2.25 करोड़ था, ठीक है, यानी कि 2.25 करोड़ उस समय था, जो कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा बन रहा था? 5.6% उस समय, ठीक है, 1951 के पहले जनगणना में, ठीक है ना। फिर 2011 जो अभी लास्ट वाला, अभी हमारे पास 21 का डेटा अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 2011 का डेटा तो हम जनगणना में देखेंगे, और हाल फिलहाल में मुझे लगता है ये चीज़ें आ जाएंगी 21 वाली भी। तो 11 के अनुसार क्या है? इनकी संख्या जो है बढ़ करके कितना करोड़ हो गया? 10.42 करोड़, और पहले कितना हुआ करता था? 2.25 करोड़, है ना, 2.25 करोड़। 51 से यहाँ में अंतर, और इनकी जो % में जो संख्या हो गई है 8.6%, यानी कि संख्या बढ़ी है, जो अच्छे संकेत माने जाएंगे, क्योंकि सरकारें इनको बचाने, संवर्धन करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें, देखिए हर जगह इनको आरक्षण भी दिया जाता है ना, पर्याप्त मात्रा में। तो अनुसूचित जातियों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही है। 51 से 2011 तक की अवधि में अनुसूचित जनजातियों में कितने गुना की वृद्धि पाई गई? है ना, 5.5 गुना लगभग में। तो 5.45, इतना मोटा मोटी अगर याद रखेंगे 5.5 तब भी ठीक है ना, गुना वृद्धि हुई। जबकि देश की कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है?
3.35 करोड़, मतलब गुना, ठीक है, 3.35 गुना। और जबकि जनजातियों की संख्या कितनी बढ़ गई, 5.45, इतना गुना बढ़ी है, इतना टाइम्स इसका वृद्धि हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर में आपको ध्यान क्या रखना है, इनकी संख्या क्या है अभी, अनुच्छेद, और ये बहुत ज़्यादा वैसे ध्यान रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो वर्तमान का 2011 वाला भी देख लेंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखिएगा इसको मैं इधर ला लूँ। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ये 2011 के अनुसार ही पढ़ रहे हैं अभी हम, क्योंकि 21 का डेटा अभी मिला नहीं है, 21 में तो हुआ नहीं था, हुआ था 23 में, अभी वो भी पूरी तरीके से जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, कई बार जो है आप लोग गलतियां क्या कर देते हैं, आप लोगों को यही नहीं पता लगता है कि अच्छा वो प्रतिशत पूछ रहा है या कुल जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा जल्दी में आवेश में गड़बड़ कर जाते हैं आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में 94.4 है ना, 94.5% जनसंख्या जो है वहाँ की ट्राइब्स ही है, इसीलिए मिजोरम को छठी अनुसूची में रखा गया है कि नहीं मिजोरम। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। अब यहाँ विशेष ध्यान यह है कि कम है गोवा, 0.04%, 4 लोगों में तो है ही नहीं। कहाँ कहाँ बताओ मिस्टर अजीत, कहाँ कहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? हाँ, पंजाब, हरियाणा, नहीं, त्रिपुरा तो छठी अनुसूची में है भाई। कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे, पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, फिर उसी का पड़ोसी क्या नाम है उसका, हरियाणा, फिर पड़ोसी दिल्ली, चंडीगढ़, इन दोनों की जो राजधानी भी है और अलग भी है, तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ के बाद, इनके बाद आप दक्षिण भारत में आएंगे जिसका नाम है पुडुचेरी, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, विशेष तौर पे ये याद रखेंगे आप लोग। पड़ोसी चारों और एक और केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी के नाम से जानी जाती है ना, तो यहाँ पर कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती, लेकिन सबसे कम प्रतिशत में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो गोवा है, 0.04%, याद रखेंगे। और उधर 94.5 या 94.4 पूरा एकदम एग्जैक्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो राज्य था और ये प्रदेशों की बात हुई है, यूटी, तो ये भी 94.8% है ना, मोटा मोटी 95% लक्षद्वीप में वहाँ की जनसंख्या प्रतिशत में पाई जाती है। और यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि कल्पना करिए, सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है एसटी की, ट्राइब्स की, जनजातियों की, वो यहाँ पर लगभग 95% या 94.8%। बड़ी बात यह है कि जब प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे शिक्षा दर सबसे बेहतर है, साक्षरता दर, तो वो भी लक्षद्वीप ही है। लोग दिल्ली चंडीगढ़ में गड़बड़ा जाएंगे, सबसे बेहतरीन स्थिति में यह है, जैसे राज्यों में केरला, ऐसे ये लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है ना, है लेकिन सबकी सब जनजातियाँ ही। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनाइटेड टेरिटरी यानी यूटी, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8.3% यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे सैम्पेन वगैरह कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ जिसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे भी, तो जनसंख्या वहाँ पे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में है ही नहीं तो उसको थोड़ी काउंट करेंगे, यानी वहाँ तो पाई ही नहीं जाती केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ये सारे के सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जिला में हम बात कर लेंगे सरचिप, जो मिजोरम का ही है, 98.1%। उस पूरे जिले में इतनी एसटी की जनजाति, या हम कहते हैं एसटी पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सा जिला है? सरचिप। किस राज्य का है? याद रखेंगे, मिजोरम। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हाथरस, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, 0.01%। ध्यान से समझते रहिए, ये इस जिले में क्या है। अब यूपी स्पेशल, जब हालांकि ये अब जैसे यूपी स्पेशल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अब प्रश्न ये बनने लगा कि बताइए वह कौन सा जिला जहाँ पे एससी सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूपी के अंदर? सीतापुर में। समझ रहे ना, यूपीपी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। फिर वो पूछता है कि भैया एसटी कहाँ पाई जाती है, तो हम जानते ही हैं हमारा सोनभद्र है ना,
सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये वाला क्षेत्र पड़ता है। हालांकि ललितपुर में भी, वो तो हम जब यूपी को स्पेशल पढ़ेंगे तो मैं उसमें पूरा कवर कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थारू, बोक्सा, ये सब हम जौनसारी सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतने फैक्ट आपके क्लियर हुए, याद होना चाहिए यहीं पर, ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिए, याद हो जाना चाहिए। देखिए एक बार मैं रिपीट कर दूं, सबसे ज़्यादा राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो जनसंख्या है 94.4%, कहाँ पर बोला करिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला सबसे राज्यों में तो 0.04% ये है गोवा, ठीक है। ये खुद एक प्रदेश है, इसमें भी 2 ही जिला है, ठीक है ना। गोवा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, वो कौन सा है, लक्षद्वीप 94.8%। और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कितना पाया जाएगा 8.3%। उसके बाद हम बात कर लेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला की बात कर लेंगे तो कहाँ रहेगा, सरचिप। और कहाँ का, किस राज्य का, तो मिजोरम, ठीक है ना। टोटल 98.1%, तो 98% वहाँ पे उस जिला में। और सबसे कम किस जिले में पाई जाती हैं, हाथरस, जो यूपी का है 0.01%। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, मैं डबल इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है ना। अब अनुसूचित जनजातियों का वितरण अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे चीज़ें हैं, तो देखिए जनसंख्या आकार की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पाई जाती है तो हमारा मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, परसेंट में नहीं लेकिन नंबर्स में है ना, कितने हैं तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश। उसके बाद हम महाराष्ट्र और उड़ीसा को देखते हैं। इसकी तुलना में पूर्वोत्तर भारत राज्यों में जनसंख्या का आकार क्या है, पूर्वोत्तर वालों में छोटा है, क्योंकि वहाँ पे कम ही लोग हैं, तो उसमें परसेंट में तो भले 98% हो जाएं, लेकिन नंबर में मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 हैं तो वहाँ 2 ही होंगे, समझने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो कुल नंबर्स की बात हो रही, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। तीनों टॉप 3 याद रखा करेंगे आप। अब वो टाइम गया, दूसरा और तीसरा पूछने लगा है, एमपी, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। फिर उसके उपरांत हम किसकी बात कर लेंगे, उड़ीसा, ठीक है। ये तीनों टॉप जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्लियर। ये इनका विस्तार है। फिर आगे बढ़ते हैं, अरे कहाँ चला गया, वही है क्या, हाँ ठीक। किंतु वृद्धि दर जो विस्फोटक है, अच्छा उनकी जो जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या में इनका अनुपात उच्चतम है जनसंख्या एसटी वाले में। प्रतिशत के मामले में जनजाति मिजोरम में सबसे ज़्यादा 94.4% और सबसे कम 0, ये तो चर्चा जो है डिटेल्स में होने लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती है ना। पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़, क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 कैसे याद करेंगे, चारों पड़ोसी और एक केंद्र शासित प्रदेश नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो पंजाब, देखो हरियाणा जिसकी राजधानी है पंजाब की भी और चंडीगढ़ की, ऐसे ही हो गया। दिल्ली में कोई जनजाति नहीं पाई जाएगी, तो दिमाग में ऐसा सेट कर लीजिए, केंद्र वाले क्षेत्र में है वो नहीं पाए जाएंगे। कह रहे हैं मिजोरम के अतिरिक्त लक्षद्वीप में 94.8%। अब टॉप में रखा जा रहा है, पहले तो मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप 94.8%, नागालैंड 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8% और दादर नगर हवेली में 52% क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ 50% से भी अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न बनेगा तब यहाँ आएगा, वैसे यहाँ जल्दी नहीं आना चाहिए, ज़रूरी भी नहीं है। साक्षरता की हम बात करने लगे हैं। साक्षरता का मतलब क्या होता है, हाँ, ऐसे लोग जो पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, साइन कर सकते हो, मतलब बस वो साक्षर लोग हैं। आप कक्षा 1 में पास हुए हैं कि नहीं कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपनी साइन कर लेते हैं, हिंदी कोई भी एक भाषा आप पढ़ लेते हैं जो हमारी अनुसूची में शामिल हो, 22 भाषाओं में शामिल हो, है ना, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो आप जो है पढ़े लिखे हैं, आप साक्षर हैं। शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है, ठीक है ना। तो अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता कम है, हम जानते हैं, संख्या के अन्य वर्गों की अपेक्षा जनजातियों में कम लोग पढ़ते हैं। 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 58.96%, यानी कि टोटल 59% लोग साक्षर थे।
जिसमें पुरुष जो है 68.5% तथा महिला साक्षरता 49.4%। महिलाएं हमेशा से, चाहे वो सामान्य भी हो या जनजातियों में, तो थोड़ा उनका कम ही रहता है। संपूर्ण अनुसूचित जनजाति संख्या में 91.4% क्या है, सबके सब ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 8.6% जो है नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, 2011 का डेटा हम देख पा रहे हैं। तो टोटल 59% जनजातियां पढ़ी लिखी हैं, है ना, 58.96। फिर अब हम आ गए हैं, थोड़ा सा नंबर की बात जो हम लोग कर रहे थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। और मैं पुनः दोहरा दूं, ये सारा का सारा डेटा हम किस समय का देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, वैसे जनगणना की शुरुआत किसने करी थी, लॉर्ड मेयो ने। कब, 1872 महाराज। 1700 तो कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाओगे, उस समय तो 72 में जाओगे तो उससे 10 साल पहले बक्सर का युद्ध हुआ होगा फिर, है ना, 64 में। तो इसने लॉर्ड मेयो ने किया था। तो जनसंख्या का जो क्या होता है, जनगणना का जो जनक है लॉर्ड मेयो है। लेकिन वो कह लिया जाता है ना कि जनगणना का जो नियमित जनगणना शुरू किया था वो कौन शुरू किया था, तो 1881 में। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन 80 से 84 तक रहा। रिपन बड़ा अच्छा था, जब हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। उसे प्रेस का उद्धारक कहते हैं। और लॉर्ड लिटन जो इससे पहले था नालायक आदमी, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या हथियार रखने के लिए लाइसेंस दुनियादारी शुरू किया था, है ना। तो 1881 में रिपन ने शुरू किया था। तो रिपन को भारत के प्रेस उद्धारक के रूप में एकदम, मतलब भारतीयों के दृष्टिकोण से अच्छा आदमी था। और लिटन सेम टू सेम इसके विपरीत था। सेम टू सेम नहीं, मतलब एकदम। वो प्रश्न भी तो रहेगा ना कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी, तो उसमें आप बता दो भैया, मेयो है। वो कहेगा नियमित जनगणना किसके समय काल में हुआ था, तब। वो ऑप्शन में दोनों रहेगा, वो रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए ना। तो बस ध्यान देना, नियमित मतलब 1881 से लगातार क्या चलने लगा, 10 वर्ष में। ठीक है, तो नियमित। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब एक बार जनगणना नहीं हुई थी। तो जब आप लोग कभी काउंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे एक गैप हमें करना है। कब का, जब विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध कब चल रहा था, दूसरा वाला 1939 से 45 वाले। इस बीच में चूंकि 41 पड़ता है और उसमें जनगणना नहीं किया गया था, है ना। और दूसरे विश्व युद्ध में हम लोग क्या है, अंग्रेजों की तरफ से, मतलब अंग्रेज लड़ रहे थे तो भाई हम भी लोग उसी में शरीक थे, है ना। गांधी जी ने भेजा भी था अपने भारतीय सैनिकों को। ठीक, चलो अच्छा, अब आ ही गए तो थोड़ा और डेटा बता दें। 1921 वाली जो जनगणना है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का अवकाश, है ना, जनसंख्या अवकाश। मतलब उसमें ये हुआ था कि उसमें ऋणात्मक चली गई थी जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, तो जिसे जनसंख्या अवकाश कहा गया। ये ध्यान रखेंगे, 1921 के टाइम ड्यूरेशन वाला। क्लियर, बात समझ में आ रही वहाँ तक, पीछे तक? ठीक है, आवाज़ जा रही कि नहीं वहाँ तक? हाँ, ठीक है। तो ये डेटा अतिरिक्त वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, कोई वो नहीं है कि प्रश्न यहाँ से। अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं, हाँ, मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। वैसे देख लीजिए, प्रतिशत में सर्वाधिक तो है लेकिन परसेंट में 21% ही है, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1,53,16,784। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वही 1,05,10,213, इसका जो है 9.4%। फिर उड़ीसा का देख लेंगे 95 लाख के आसपास। फिर राजस्थान में 92 और गुजरात में वो भी लगभग 90 लाख के आसपास, है ना। तो परसेंट भी आप देखेंगे 21, 9, 22 और 13, 14। ठीक है, तो क्रम याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर एक बार याद हो गया तो अच्छा ही है, पूछ लेगा यहाँ से। दूसरे तीसरे तक जरूर ध्यान रखिएगा। तो दूसरे तीसरे तक याद, हाँ, ये जो है मध्य प्रदेश में ना 21.1% जनसंख्या पाई जाती है कुल मध्य प्रदेश की जनसंख्या के। हाँ, लेकिन सब, और उसके बाद उड़ीसा में 9.4%। अरे हाँ, वो तो महाराष्ट्र है, 22.8। अब आप ये सोच रहेंगे कि यार यहाँ तो ज़्यादा हो गया, यही ना। तो भाई ये देखिए, सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है जनजातियाँ प्रतिशत में, मिजोरम में लगभग 95%, है ना।
अब ये समझिए 95% होगा तो भी इनसे कम रहेगा, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कम रहेगा, समझ रहे ना, 1 करोड़ से कम रहेगा। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या में बात हो रही है और उस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसका प्रतिशत निकाला गया है, समझ रहे ना। तो ये जैसे अब अगर हमें एमपी का कुल जनसंख्या निकालनी है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसकी कुल जनसंख्या का 21%, 21.1 एग्जैक्ट निकालना है प्रतिशत, जो कितना बनेगा इतने के बराबर में, समझ रहे ना। इसमें आप मैथ्स के तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल जनसंख्या निकल आएगी। मतलब उसकी कुल जनसंख्या कितने जिसमें एसटी एससी और सभी लोग भी हैं, है ना, सभी जनसंख्या। तो कोई डाउट तो नहीं है, मतलब कुल भार में हम बात कर रहे हैं, कुल कितनी जनसंख्या, प्रतिशत के दृष्टिकोण से नहीं। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इतना याद रखो बहुत है। राजस्थान गुजरात याद रख लो तो अच्छा ही है। अब हम आ गए हैं वापस कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अब यहाँ पे प्रतिशत की चर्चा हो ही रही थी, तो लक्षद्वीप हम जानते हैं सबसे ज़्यादा लगभग 95% या 94.8%। फिर मिजोरम में 94.4%, ये चर्चा हम लोग पहले भी कर लिए थे। नागालैंड में 86.5%। मेघालय में, यहाँ पे देखिए यूटी और केंद्र शासित सब पे है कि कितना परसेंट में हम सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तुलनात्मक रूप से, चाहे वो केंद्र शासित हो या राज्य में, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में ही रहेगा, क्योंकि 94.8 और 94.4 में अंतर है ना। तो उसके बाद नागालैंड 86.5, फिर मेघालय में है 86.1, अरुणाचल प्रदेश में 68.8 और मणिपुर में 35.1%। यानी कि ये जो महत्वपूर्ण, ये देखिए पांचों जो हैं यहाँ पे 50% से, हम पहले भी देख लिए थे, 50% से ऊपर जनसंख्या पाई जाती है परसेंट में। क्लियर है ना। अब देखो 2-3 बार ये रिपीट हो गया, मुझे उम्मीद है कि याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को साथ में रखा गया है। पहले हम लोग यूटी का अलग देख रहे थे, राज्यों का अलग देख रहे थे, अब सबको एक साथ में एक ही धरातल पे लाके देखा जा रहा है कि इस परसेंट में किसका कितना है। तो लक्षद्वीप कितना है 94.8, फिर मिजोरम 94.4, ठीक है ना। बाकी फिर नागालैंड 86.5 और उसके बाद मेघालय 86, ऐसे याद रख लेंगे। क्लियर। अब हम फिर से आते हैं कि भैया जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम की ओर हम चलेंगे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी रहेंगे अगर है तो, बाकी हम लोग केंद्र शासित और राज्यों को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम, चूंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजातियाँ होती हैं परसेंट में कम हो जाती हैं। तो कितना 0.6% उत्तर प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत के मामले में जनसंख्या पाई जाती है। और वैसे गोवा में सबसे कम क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, गोवा में सबसे कम पाई जाती है प्रतिशत के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या और प्रतिशत में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उसे अवॉइड करना होता है। प्रतिशत में तो सबसे कम हमारे उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से गोवा में सबसे कम पाई जाती है। क्लियर है ना। ये पहले भी हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या हो गया यार, बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तमिलनाडु में 1.1% प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम, बिहार में 1.3% और केरला में 1.5%, उत्तराखंड में 2.9। तो ये सबसे कम से ऊपर हमारे प्रतिशत की दृष्टिकोण से। क्या हो गया, भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना में 72 ऐसी जनजातियों की पहचान कर दी गई जो कहीं न कहीं खतरे में है, ठीक है ना। इनकी जो है जनसंख्या बढ़ना धीरे धीरे कम हो गया है और कहीं न कहीं ये लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। कितनी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 72 जनजातियाँ, ठीक है ना, उनकी पहचान की गई। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे संकटग्रस्त जनजातियां हैं जो जिनकी जनसंख्या या तो कम होती चली जा रही है या धीरे धीरे वो ख़त्म होने की अवस्था में है। तो तमिलनाडु के अंदर पाए जाने वाली भेटा, टोडा और उराली, ये जनसंख्या जो है, ये जनजातियां जो है धीरे धीरे कम हो रही हैं, ठीक है। सिक्किम में लेप्चा जो जनजाति, वैसे याद रखेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग कि जो जनजातियाँ पूछता है तो संकटग्रस्त वाली जनजातियाँ ज़्यादा पूछने के चांसेस बनेंगे, है ना। तो लेप्चा बहुत बार बना है कि लेप्चा किस राज्य में पाई जाने वाली, कई बार त्योहारों से भी इनसे प्रश्न बनते हैं,
क्लियर है ना। तो लेप्चा सिक्किम में, भेटा, टोडा, उराली ये तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं जो संकटग्रस्त हो चुकी हैं, धीरे धीरे वो खतरे में हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कवरढ़ा ये भी क्या है, संकटग्रस्त हैं। उत्तराखंड की राजी जनजातियां ये भी समस्या में है। अंडमान निकोबार जो समूह, ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बना है। ओंग, जारवा और सेम्पेन, ठीक है ना। सेम्पेन जनजातियों से तो अभी चर्चा चल ही रही थी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा, सेम्पेन और ओंग ये तीनों जो है संकटग्रस्त की स्थिति में हैं। 72 में से ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना, मतलब इसको याद रहना ही है आपको, मतलब याद करना ही करना है ना। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब हम प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे डिटेल्स में। जनसंख्या आकार की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन जनसंख्या पाई जाती है? जनजाति गोंड जनजाति, हम जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान वाले क्षेत्रों में, गुजरात वाले क्षेत्र में भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। आसपास के मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। यह मुख्यतः देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब देखिए छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश पहले एक ही हुआ करता था, तो उससे टूटा, तो इसका मेन जो मुख्य धारा रही है वो छत्तीसगढ़। इसके अतिरिक्त पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिम में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्जापुर में ही जनजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। झारखंड का गढ़वा, पलामू जिला, बिहार के कैमूर वाले क्षेत्र में व रोहतास जिलों में भी इन जनजातियों का कहीं ना कहीं निवास है, ठीक है ना। भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का आकार की दृष्टि से संथाल जो है वो दूसरे स्थान पर आती हैं। तो पहले स्थान पर, उसके बाद संथाल, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना प्रखंड में रहते हैं और दामन कोह जो राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र है वहाँ पे संथाल जनजातियों का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। इनके निवास के प्रमुख जिले जैसे रांची हो गया, पलामू है, हजारीबाग है। झारखंड का प्रवास कर इनके कई समूह कोयला खान में भी काम करने लगे हैं ना। तो ब्राह्मणी घाटी तक ये लोग जा चुके हैं, कोयले खदान में काम करते करते चाय बागानों में भी ये लोग काम करते हैं, तो इसलिए असम तक भी पहुंच चुके हैं। ये जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक जाति से संबंधित होती हैं, है ना। ऑस्ट्रेलियाई जनजातियां कैसी होती हैं? सामान्यतः काली सी दिखती है ना, जो माथा होता है थोड़ा चपटा होता है जब हम पढ़ते हैं इनको, तो जनजातियों को, तो उसमें ऑस्ट्रेलियाइड को पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रे एशियाटिक है, इनके कहीं ना कहीं संकरण वाली अवस्था आने लग गई है। बात समझ में आ रहे हैं? इस पूरे से आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जनजाति गोंड, उसके बाद फिर दूसरी संथाल, सबसे छोटी नहीं बच्चा, दूसरी, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग अगले स्लाइड में प्रवेश करते हैं। अभी जो है राज्यों का विस्तार हम लोग देख लेंगे थोड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान भीलों का है। यह प्रमुख मुख्यतः अरावली के क्षेत्र, सतपुड़ा वाली जो पहाड़ी, पूरा अरावली वाला क्षेत्र, इनके बीच में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व खंडवा जिले तथा गुजरात के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी इनका हम देखते हैं आवास है। चौथा प्रमुख जनजाति नागा है। यह नागालैंड के अतिरिक्त उत्तरी मणिपुर और असम, अरुणाचल प्रदेश में भी रहती हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मातृवंशीय मतलब समझ रहे ना, जैसे होता क्या है अभी हमारे यहाँ क्या है, अगर हम देखें तो पितृसत्तात्मक ही अवस्थाएं चल रही हैं, है ना। मतलब पिता के यहाँ भी की पीढ़ियाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ पे जिसमें गारो, खासी, जयंतिया हैं वहाँ पे हाँ माताओं का, जैसे हम देखते हैं उसमें जब इतिहास पढ़ते हैं तो और जो हमारा साउथ वाला जो सातवाहनों का समय था उसमें हम देखते हैं कि वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। तो हम लोग कहते हैं गौतमी पुत्र, है ना, गौतमी पुत्र पुलमावी कह लेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी कहते हैं ना। तो वो वाली अवस्था यहाँ पाई जाती है। तो मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है। कह रहा टोडा, बक्करवाल और गद्दी पशुपालक जनजाति हैं। तो ये ऐसे नाम ही हैं, हम लोग जानते हैं। कई बार हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, आप देखेंगे गाँव में पशु का खरीद बेच करने वाले लोगों को गद्दी कह दिया जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो टोडा, बक्करवाल, गद्दी ये सब क्या होते हैं? पशुपालक होते हैं। क्लियर? वैसे अगर 4-5 तक ध्यान रखना है तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे फिर से क्या हो जाएगा? गौड़, उसके बाद संथाल, के बाद
फिर ठीक है ना, भील के बाद नागा। ठीक है, नागा जनजातियाँ। नागा जनजातियाँ नाम से हमें ऐसा लगता है कि नागा जनजातियाँ काली सी होंगी, लेकिन वो ऐसी नहीं होती हैं, है ना। वो जैसे चाइना में जो थारू टाइप के लोग होते हैं उस टाइप की होती हैं आमतौर पे, है ना। आंखें छोटी छोटी, माथा चौड़ा सा, नाक चपटा सा होता है, यही तो सब होता है। अब हम थोड़ा सा राज्यों का इनका जो है, किन राज्यों में कौन सी पाई जाती है, यही आप लोग तभी से इंतजार कर रहे थे। तो ये तो ठीक ही है, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ से प्रश्न बहुतायत में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए एमपी में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, तो गोंड तो हम जानते ही हैं, याद ही रहेगा। अब देखिए अगरिया, बैगा, भील, गोंड, सहरिया, मुरिया, कोल, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। अभी हम लोग इनका विस्तार देख रहे हैं। जब यूपी का पढ़ेंगे स्पेशली, या इन जनजातियों का भी कुछ महत्वपूर्ण जो क्या इनका त्यौहार है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम लोग सेपरेट एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। मध्य प्रदेश में कौन सा? फिर से अगरिया, बैगा, भील, गोंड, सहरिया, उधर मुरिया और कोल। और अरुणाचल प्रदेश में अदी, आपातानी, मिश्मी, तागीन, मिरी, कामपट्टी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति हैं। तमिलनाडु में बड़ागा, इरुला, टोडा और कोड्स। ठीक है ना। राजस्थान में बैंगा, भील, हरियाणा, वीप, मीफ, उसके बाद कोकना, मीना, है ना। हाँ, भील फिर सहरिया है, तो बैंगा, भील, सहरिया, मीफ, कोकना, मीणा। अब देखेंगे मीणा जो है, बहुत सारे मीणा लोग आजकल ठीक ठाक पोस्ट पे दिखेंगे आपको, तो वो मीणा वही लोग हैं ना, राजस्थान के अंदर तो जनजाति ही है। गुजरात में बैंगा, भील और कोतवालिया, है ना, कोतवाल लोग ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में भेटिया, खस, बक्करवाल, जौनसारी आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, है ना। लेकिन अभी तो हम स्पेशली क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड को। तो भोटिया, खस, बक्करवाल और जौनसारी। उसके बाद सिक्किम वाले क्षेत्र में स्पष्ट ध्यान रखेंगे, वैसे सबका याद रखना है। सिक्किम में भूटिया, लिम्पू, लेप्चा और रांगपा, ये कुछ महत्वपूर्ण। वैसे जनजातियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वालों को देख रहे हैं। झारखंड में बिरहोर और गोंड, संथाल, ओरांग, ये ओरांग लिखा है तो ओरांग, ये जनजातियाँ पाई जाती है। असम से प्रश्न बहुत बन रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, लेकिन बन रहा है ना। वो शर्मा जी वहाँ के क्या हैं? सीएम हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है ना। बोडो, चुटिया ध्यान रखिएगा बोडो, चुटिया, कछाटी, कार्बी, मिसिंग, तीवा या लालूंग भी कहते हैं, खापटी, डिमास, इमार, मिकीर, राभस, खासी, कुकी, ये सब कहाँ की हैं? असम की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ठीक है ना। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो हैं, एक और देख लेते हैं बस, उसके बाद जो है इसको आंध्र प्रदेश का हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश में चेचू, गोंड और सुगाली, ये आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। उड़ीसा में भी चेचू पड़ोसी ही हैं, तो चेचू, गोंड, बोंडो, डोंगरी, क्रोंद, है ना, खोंड, ओरांग्स, ये सब जनजातियां उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, गुर्जर, जद्दा, किन्नौर, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? वैसे गद्दी जो है आमतौर पे बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। फिर मेघालय, तो गारो खासी जयंतिया तो वही है, गारो खासी जयंतिया और हमार तुम्हार तो हमारे याद रखेंगे। ठीक है ना। कहाँ? मेघालय में। केरला में कनिस, उराली, डाफर, नायर, है ना, ये केरल की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो आपको सबको याद ही रखना है, वैसे ये जितनी भी हैं सब याद ही रखना है। ग्रेट अंडमानी, ओंग, शैम्पेन, जारवा, सेंटलीज जनजातियां अभी क्या की थी, एक भाई साहब आए थे कुछ साल पहले अमेरिका से कि नहीं मुझे धर्म प्रचार करना है, तीर मार दिया इन लोगों ने, है ना। इन लोगों के यहाँ क्षेत्रों में अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट जाने के लिए, है ना वो चले थे क्रिश्चियन धर्म सिखाने इन लोगों को, और आज भी जो है वो फिर से उसी अवस्था में है, आदि मानव वाली अवस्थाओं में, है ना। कुछ स्पेशली, बाकी सब ठीक अवस्था में है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में कोट्स, वर्ली, कोया, कोकना, भारती, ये जो है कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। नागालैंड का तो भाई ध्यान रखेंगे, जेलिंग, नागा, रेंगमा, गारो। तो गारो खासी जयंतियां पड़ोस में ही है, तो गारो वहां तक भी जाएंगे।
तो जेलिंग, नागा, रेंगमा, गारो। ठीक है। त्रिपुरा, फिर से हमार, यहाँ भी क्या था, आ गया हमार। तो देखिए मेघालय है, त्रिपुरा है, पड़ोस में है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भील है, संथाल है और त्रिपुरी, ये जनजातियाँ हैं। ठीक, भील, संथाल, त्रिपुरी और हमार। मिजोरम में फिर हमार, मिजो, गोरा, खासी है ना। गारो, वो गारो नहीं, वो गोरा नहीं है, गारो रहेगा, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। तो मिजोरम में गारो, खासी भी है, मिजो भी है, हमार भी है। ठीक है ना। चूंकि आप इनको 7 सिस्टर को सेपरेट एक साथ रखेंगे तो जनजातियों का विस्तार आप आराम से देख पाएंगे। बिहार में देख लीजिए गोंड, संथाल, ओरांज, खोंड और मुंडा। अब इसमें यूपी को नहीं रखा गया क्योंकि यूपी को हम लोग स्पेशली सेपरेट देखेंगे ही देखेंगे, है ना। यूपी को स्पेशल हमें देखना होगा क्योंकि यूपी से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जनजातियां जिनको हमें याद रखना है। तो 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो एक बार ऑफलाइन भी आप लोग देख लिए, फिर उसके बाद ऑनलाइन 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसी शक्ल के साथ, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग भी 1 से 2 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा आसानी से, काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।